एमपी में कांग्रेस की तैयारी, सोशल सेना भी लड़ेगी जमीनी लड़ाई। पार्टी ने तैयार किया रीच 100 फॉर्मूला। मकसद है 53 जिलों तक पकड़ बनाना। कांग्रेस 2023 मिशन के लिए वर्चुअल वार की तैयारी में जुट गई है। जमीन की लड़ाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लड़ने की बड़ी रणनीति बनाई गई है और इसके लिए कांग्रेस ने रीच 100 फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस रीच 100 के जरिए प्रदेश के हर जिले में सोशल सेना तैयार कर रही है। कांग्रेस का फोकस है कि समाज के प्रभावशाली लोगों को इस मिशन से जोड़ा जाए। रीच 100 में डॉक्टर, वकील, समाजसेवी और कांग्रेस के पारंपरिक वोटर शामिल होंगे। प्रदेश में इस नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की आईटी सेल को सौंपी है। कांग्रेस की कोशिश है कि रीच 100 को जल्द ही 500 और उसके बाद और बड़ी संख्या में तब्दील किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से सीधे जुड़ सकें। और जो अपना प्रभाव रखते हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंडस्ट्रिस्ट है, कोई इंजीनियर है, और जो आज के जो माहौल है, जो कोविड के बाद हुआ है कि बैंकरप्सी आ गई हर जगह, रोजगार ख़त्म हो गए और पीड़ित हुए हैं ये लोग सब, तो ऐसे लोगों को जोड़ के न केवल आने वाले 4 चुनाव में बल्कि 2023 के लिए तैयार करना, ये एक मुहिम है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अनेकों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर जो संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी बात को रखते हैं सोशल मीडिया पे। उनकी आवाज़ को मजबूती देना और कांग्रेस की विचारधारा का आगे जो है प्रसार करना, उसके लिए 100 लोग हर ज़िले के अंदर चिन्हित करके उनको रीच 100 के नाम से कमेटी के अंदर स्थान दिया जा रहा है, जिसके अंदर उनको उनकी आवाज़ को हिम्मत भी देंगे, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी की मुख्य विचारधारा से वो जुड़ेंगे। कांग्रेस की सोशल सेना का नेटवर्क प्रदेश के सभी 53 जिलों में तैयार किया जाएगा। फिलहाल 13 जिलों में टीम तैयार कर दी गई है। इस मिशन में मुख्य रूप से लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए जोड़ा जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इस पूरी कवायद पर बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस की ये कोशिश भी नाकाम साबित होगी। जनता का भरोसा बीजेपी के साथ हर हाल में बना रहेगा। कांग्रेस की उल्टा पोल खुल चुकी है। अब ये डर्टी ट्रिक अपना करके ये काम करेंगे, केवल वही उनको शिक्षा देने वाले होंगे। कभी उन्होंने वल्लभ भवन में दलालों को खड़ा कर दिया था, मध्य प्रदेश का बंटाधार करने की कोशिश की थी। अब ये जो 100 लोगों को चिन्हित करके और वो केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे ऐसा नहीं, उनको तो बाकी सारी ट्रिक भी सिखाई जाएंगी कि कैसे बीजेपी को अनवांटेड उनको उनके खिलाफ कोई मामले तैयार करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। साल 2014 के बाद चुनावों का ट्रेंड बदला है। अब चुनाव जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जमकर लड़े जाते हैं। ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया वोटर्स की राय बनाने में अहम भूमिका निभाने लगे हैं। सच ये भी है कि इस फेक कंटेंट की भी तादाद ज्यादा है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का रीच 100 फॉर्मूला 2023 में उसके लिए कितना मददगार साबित होता है। वो भी ऐसी बहस के बीच जब कांग्रेस नेताओं पर जमीन की बजाय ट्विटर से राजनीति करने के आरोप भी लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का रीच 100 फार्मूला। तो कांग्रेस की एक और कोशिश, और अगर आपको याद हो और अगर ना याद हो तो हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। जब नितिन गडकरी जी 2014 के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाते थे तो उस समय बीजेपी मित्र करके किस तरह की योजना तैयार की गई थी, जिसमें बुद्धिजीवियों को बीजेपी कार्यालय आमंत्रित करके या किसी और स्थान पर बुलाकर चाय पर चर्चा के जरिए उनको बीजेपी से जोड़ने की एक कोशिश थी, जिसमें इसी तरह का प्रयास। विचार, योजनाएं कई बार अक्सर एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन जो चीज़ अंतर पैदा करती है वो चीज़ होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन। दिमाग हम सभी के पास है, मस्तिष्क हम सभी के पास है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लेवल में जो व्यक्ति या जो संगठन बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर उसको फाइन ट्यूनिंग के साथ अमली जामा पहनाता है, वो आगे निकल जाता है। सोशल मीडिया पर आज अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की प्रेजेंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन 2014 में शायद कांग्रेस की ये स्थिति नहीं थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों में भी। और बीजेपी ने उसका न सिर्फ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया बल्कि
आज भी बीजेपी अपने प्रचार तंत्र को लेकर न सिर्फ बहुत सतर्क और सजग रहती है, बल्कि उसका तरीका लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, वो कांग्रेस अभी उस रास्ते पर ज़रूर है। कितनी कामयाब होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन ये एक अच्छी कोशिश नज़र आती है, रीच 100। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी बहुत सारी हैं, क्योंकि लोग राजनीति और राजनेताओं दोनों से दूर रहना पसंद करते हैं, और ख़ास तौर से विपक्षी दल से तो वो दूर से ही नमस्ते करना इसलिए भी पसंद करते हैं कि उन्हें मालूम है कि अगर उधर जाकर बैठ भी गए तो मुसीबत हो जाएगी। सत्ताधारी दल का आकर्षण तो एक बार फिर भी खींच लेता है उन्हें कि चलो बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, लेकिन विपक्षी दल के पास जाने का मतलब है कि सत्ताधारी दल का कोपभाजन बनना, और इससे बुद्धिजीवी आदमी तो बहुत दूर ही रहना पसंद करता है। बहरहाल देखते हैं कितनी कामयाब होगी। शुभकामनाएं कांग्रेस को। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने कभी पत्रकारिता की दुनिया में भी कदम रखा और बाद में कोचिंग की दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम उन्होंने कमाया, और उसके बाद उनकी गलियां, उनके कदम जो हैं जिन गलियों की तरफ मुड़े उसे सियासत कहते हैं। बहुत शुभकामनाएं आप सभी दीजिए। जो सिसोदिया जी हैं वो भी शुभकामनाएं दें, और हर्षवर्धन जी भी दें उन्हें शुभकामनाएं। आनंद जाट जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजपाल सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के युवा नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं इंदौर से, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की भी कोशिशें इस तरह की रही हैं, काफ़ी नितिन गडकरी जी के समय बहुत इनोवेटिव प्रयोग हुए, और अब शायद बीजेपी जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ उसे उस तरह के प्रयोगों की अब ज़रूरत नहीं है। 2012-13 का वो समय था जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में ताकत से लौटने की कोशिशें कर रही थी, तो कई प्रयोग थे। आज वही प्रयोग कांग्रेस के लिए ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। किस तरह देखते हैं आप रीच 100 की ये जो कोशिश है? अच्छा लगता है स्लोगन, लेकिन लोगों तक पहुंचना और पार्टी से जोड़ने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि ऐसे रणबांकुरे नहीं मिलेंगे कांग्रेस को जो तमाम जोखिम उठाकर पहुंचेंगे कांग्रेस के पास। किस तरह देखते हैं आप इसे? जी जी, जैसा कि आपने अपना शुरुआती कमेंट किया था कि 2014 से पहले कांग्रेस बहुत पीछे थी सोशल मीडिया में, लेकिन अब मुकाबले में दिखाई देती है। अब कांग्रेस की ओर से भी लगातार आक्रामक प्रहार भाजपा पे होता है, लेकिन शरद जी इसके बाद भी कांग्रेस को अभी लंबा मुकाम तय करना है सोशल मीडिया में। मुझे लगता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है लोगों का, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से लगता है मतदाताओं में और आम लोगों में विश्वसनीयता भी अपनी साबित करनी होगी, क्योंकि जब से सत्ता में भाजपा आई है तब से समीकरण बदल गए हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब जब कमलनाथ दिल्ली से लौट के आए हैं और तमाम नेताओं से वो मिल के आए हैं, कोई सिग्नल उनको ज़रूर दिल्ली ने दिया है कि आपको अभी काम करना है मध्य प्रदेश में और जम के काम करना है। अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड के, तो बहुत बड़े आयोजन तो नहीं होना संभव है। आयोजन तो खैर होते हैं, उसमें प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती है पॉलिटिकल आयोजनों में, लेकिन अभी बहुत बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे वक्त का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी धार को तेज़ करना, ये मकसद कांग्रेस का है, और मुझे लगता है कि आम लोगों की आवाज़ बनना भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। आम लोगों की आवाज़ बनना। आनंद जी, आप कांग्रेस की ये योजना है, आपकी पार्टी से जुड़ी है और काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना भी है, लेकिन कई अगर मगर भी हैं जिनका कुछ का जिक्र मैंने किया और कुछ का जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया। आप किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस ये जो रीच 100 प्लान लेकर आई है, इसमें उसकी रीच कितनी मजबूत होगी और ये रीच क्या उसे फिर कामयाबी तक भी ले जा सकती है? निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार एक कुशासन का साम्राज्य यहाँ फैला हुआ है, एक जनता के विश्वासघात के बाद जो सरकार यहाँ आई, और इस समय ख़ास तौर से कोरोना कुप्रबंधन, महंगाई और आम जनता के सरोकार से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर है, ऐसे समय में देश और प्रदेश का हर वर्ग जो है
भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार से मध्य प्रदेश के जो अखबार हैं वो रंगे हुए हैं। और ऐसे समय में आज हम अगर जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता से जुड़ना चाहते हैं, वो नौकरी पेशा वर्ग भी परेशान हैं, छोटे व्यापारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे समय में अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़मीनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, क्योंकि हमने 15 महीनों के शासन में वो करके दिखाया है जो हमने कहा है। तो इस प्रकार जो ये हम एक आउटरीच 100 के माध्यम से 53 जिलों में जो नए लोगों को जोड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चूँकि जनता की पार्टी है, जनता के बीच से आती है, नेचुरल पार्टी है, तो हम इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए कि हम इसमें सफल नहीं होंगे, ज़रूर सफल होंगे। तो सिसोदिया जी, जैसा आपने सुना कि आउटरीच के ज़रिए अपनी रीच मजबूत करना चाहती है कांग्रेस, और वो ये भी दावा कर रही है कि सब कुछ जो है वो बीजेपी सरकार के राज में पटरी पर नहीं है। ये आरोप भी है कांग्रेस का। विपक्षी दल है और निश्चित तौर पर कटघरे पर खड़ा करना उसका अधिकार है, लेकिन तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। आप किस तरह देखते हैं? मसला आपकी पार्टी का नहीं है, योजना भी आपकी पार्टी की नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सबसे प्रिय पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये अंदरूनी और निजी कार्यक्रम है, परंतु इसके अंदर इन्होंने ये अपेक्षा करी है कि समाज के स्वतंत्र लोग जो वकील हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो लोग इसमें जुड़े। क्या उनसे सहमति पत्र लेके आप जुड़ेंगे? क्योंकि 13 जिलों में इन्होंने जो 100 रीच बनाए हैं उसमें से कई सारे लोग उनको ऑनलाइन जोड़ लिया गया। वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि हमें पता ही नहीं और हमको जोड़ लिया, हम तो इसमें से अनरीच होंगे। तो मेरा ये कहना है कि क्या आपने ये जो टीम बना रहे, क्या आप इस प्रकार की सहमति पत्र भरवा के बनाएंगे? अगर सहमति पत्र बना के नहीं बनवाते हो, किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से ऑनलाइन जोड़ लेते हैं, तो वो आपका काम करेगा, इसकी क्या गारंटी? फिर क्या इसका दुरुपयोग इस रूप में तो नहीं करने वाले आप कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप भ्रम और भय का वातावरण निर्मित करेंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है, जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वो ठीक इसी तरह से तड़पती है जैसे मछली तड़पती है बिन पानी के। और उस समय पे फिर कांग्रेस वो सारे हथकंडे अपनाती। इतिहास उठा के देख लीजिए शरद जी भाई साहब, मान्य संस्थाओं पे प्रहार करना, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना, और ये सारे कुकर्म वो तक करने का काम कर लेते हैं सरकार में आने के लिए। उतना भय और भ्रम का वातावरण समाज में पैदा कर देते हैं, समाज के सामाजिक ताने बाने को आपस में भेदभाव करके लड़ाने का काम कर लेते हैं। वो सारा हमने देखा है। क्या ये सोशल मीडिया के माध्यम से, 100 रीच के माध्यम से ये संदेश देंगे कि कोई पेड़ गिरता है तो 30,000 लोगों को, 30 लाख लोगों को देश में, 30,000 लोगों को देश में मार दिया जाता है? क्या इस रीच 100 के माध्यम से ये संदेश देंगे कि देश में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था तो भारत माता के ऊपर आरी चलाने का काम कर दिया जाता है? क्या संदेश देंगे? किस उपलब्धि की बात करेंगे? और क्या गारंटी है कि ये सत्यता के आसपास बात करेंगे? और अगर आज हम बात करें सोशल मीडिया की, आज एट प्रेजेंट बात करें, तो शिवराज सिंह चौहान जी की ट्विटर फॉलोइंग है 76 लाख। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को अगर जोड़ दिया जाए, सबकी फॉलोइंग जोड़ दी जाए, कमलनाथ जी की 11 लाख, दिग्विजय सिंह जी की 11 लाख, जीतू पटवारी की 8,48,000, अरुण यादव जी की 4,24,000, इनकी सबकी फॉलोइंग जोड़ दें तो भी ये शिवराज सिंह जी के आधे तक भी नहीं पहुंच रहे। शिवराज सिंह जी की बात तो छोड़ें, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे नेता है, उन तक भी ये नहीं पहुंच पा रहे। सारे कांग्रेस के नेताओं की फॉलोइंग जोड़ दे तो ये सोशल मीडिया पे आने की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कब तक चलते, कहां तक चलते। जमीनी कार्यकर्ता कहां से लेके आएंगे जब इनके पास में कहीं कोई इनका धरातल नहीं बचा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का? तो ये कहां से जमीनी कार्यकर्ता लेके आएंगे और कहां से समाज का वो वर्ग लेके आएंगे जो इनकी बात करेगा? पर अगर ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले युवक कांग्रेस ने दावा करा था। चलिए आपने अपनी बात रख ली। महत्वपूर्ण बात यह है
कि सबसे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा सिसोदिया जी की इस बात में कि क्या आपने इन लोगों की मंजूरी ली है। ये बात उन्होंने बड़ी दमदारी से कही। अब 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बनाने वाली पार्टी के अपने अनुभव भी रहे होंगे, तो सिसोदिया जी ने इसलिए भी बड़ी दमखम से ये बात कही है कि 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बनाओ तब भी ये जोखिम हो जाता है कि कई लोगों को पता भी शायद है कि नहीं है कि वो बीजेपी के मेंबर हो गए हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहरहाल लेकिन सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है फॉलोइंग की, उसमें बीजेपी के नेताओं की लोकप्रियता निर्विवाद है, इसमें कोई शक नहीं। और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या मध्य प्रदेश के नेताओं के आंकड़े भी उन्होंने दिए। हर्षवर्धन जी, सोशल मीडिया के लिए ये बात कही जा सकती है कि ये वर्चुअल बुलंदी है, और इस वर्चुअल बुलंदी और रियल बुलंदी में फ़र्क होता है। यानी एक वो नेता जो भीड़ खींचू नेता बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, वो इस तरह की लाखों की फॉलोइंग पर भी भारी पड़ता है। और ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी के पक्ष में फिर जाती है ये बात कि वो न सिर्फ सोशल मीडिया के आंकड़ों पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक भीड़ खींचू नेता भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता भी हैं। और यही वजह है कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री हैं और 5वीं बार के लिए खम ठोक के फिर मैदान में हैं। तमाम उनके आलोचक या उनके प्रशंसक जो भी कहें, जो तथ्य है वो तथ्य है। तो कांग्रेस की पहली चुनौती तो ये होगी कि वो कहीं अपने भीतर ये भरोसा अपने ज़रिए अपने फॉलोअर्स को भी देने में कामयाब हो कि नहीं, कांग्रेस का एक बहुत बेहतर मुस्तकबिल है मध्य प्रदेश में भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी, और मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में वो वापसी के लिए बहुत मजबूती से मैदान में है। क्या ये भरोसा वो दिला पाएगी? दिलाने ना दिलाने के पीछे ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी दलीलें हैं, लेकिन चुनौती बीजेपी और उसके मजबूत नेताओं और संगठन के आगे आसान नहीं है। जी जी, बात सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे फॉलोइंग तभी बढ़ती है जब आप रियल वर्ल्ड में दमदार व्यक्ति हों। आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, सोशल मीडिया के आगमन से पहले लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार पब्लिक कनेक्ट बना के रखते हैं, लोग उनकी बात पे भरोसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे आप केवल अपना अकाउंट बना लेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे तो आपके जो लाइक्स हैं वो वोट में तब्दील हो जाएंगे। आपको विश्वसनीयता साबित करनी होगी। कमलनाथ का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कमलनाथ के साथ ये दिक्कत हमेशा से रही है कि वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं, वो बहुत कम फील्ड में जा रहे हैं। तो अगर कमलनाथ को 2023 में अपनी छीन ली गई सत्ता को दोबारा हासिल करना है तो उनको सोशल मीडिया के साथ साथ रियल वर्ल्ड में और रियल ग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये कवायद सफल हो पाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस का एक और फ्रंट है शरद जी, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस। थरूर साहब जिसके अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, उसका भी काम ये है कि वे लोगों को कांग्रेस के पक्ष में सपोर्ट करने के लिए सामने लेके आता है। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि इस मोर्चे के लोग भी केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद, और अब जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो केवल लोगों को नॉमिनेट करना ही आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उनको लगातार आपको जिंदा रखना होगा साहब। ये बहुत बड़ी बात है जाट साहब। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पहले आपके बड़े नेता खुद तो रीच में रहें कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ। जब वही आउट ऑफ रीच होंगे तो फिर कहाँ हैं अजय सिंह जी, कहाँ है अरुण यादव जी, कमलनाथ जी तो चलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाते रही ही हैं, निभाएंगे भी आगे। लेकिन इनकी रीच जितनी जनता के सामने मजबूत होगी, सबसे पहले कमलनाथ जी की, फिर उनके बाद जितने महत्वपूर्ण जी हैं आपकी पार्टी के उन सब की, तब जाकर आप ये आउट ऑफ रीच से बाहर निकलेंगे और आउटरीच करेंगे उन प्रोफेशनल्स तक जिनके लिए ये योजना तैयार की गई है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं पहली बात तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आउटरीच 100 है, ये सोशल मीडिया की टीम को जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी दी गई है कि ज़मीन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे जुड़ना है। तो ये केवल वर्चुअल नहीं है ना, ये एक्चुअल है ना। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो शिवराज सिंह जी और हमारे नेताओं के बीच में तुलना कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पार्टी और हमारी पार्टी के ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स को देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब मन की बात पर
लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आते हैं उसको भी देखना चाहिए यूट्यूब पर। और फिर एक पार्टी है जो अपना यूट्यूब चैनल जो है उस पर कमेंट बंद कर देती है, वो भी देखना चाहिए। फिर तीसरा जो पक्ष है वो शिवराज सिंह जी को जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट आते हैं उनको भी अगर राजपाल जी पढ़ लेते तो बड़ी खुशी होती। हालांकि मैं यहाँ इनके जवाब देने नहीं बैठा हूँ, फिर भी मेरा ये सवाल है कि क्या उसी तरह से फर्जीवाड़े की आप उम्मीद कर रहे हैं हमसे, जैसे केरल में एक आपके जो प्रत्याशी थे उसने टिकट वापस कर दी क्योंकि आपने पूछा ही नहीं था, उसे प्रत्याशी घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद 10 करोड़ आपने, जैसा कि आदरणीय शरद जी ने बताया कि 10 करोड़ आपने मिस कॉल से सदस्य बना दिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपने बना दी। और काम देखने जाओ तो गंगा में तैरती लाशें दिखाई देती हैं, रात सनातन धर्म के विरुद्ध रात में जलती हुई लाशें दिखाई देती है। और वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं जो नेमावर में 5 आदिवासियों की हत्या पर चुप है, एक टीआई तक की जिम्मेदारी नहीं तय कर पाए हैं। कलेक्टर और एसपी को अगर बदल देते तो बड़ी बात होती, लेकिन एक टीआई पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए। फिर अभी नीमच की घटना है, एक और आदिवासी कन्हैया लाल जी पर किस प्रकार हृदय विदारक घटना, मतलब देखकर दिल दहल जाता है कि कल को उनकी जगह पर कोई हम भी हो सकते हैं। सिसोदिया जी कई सवाल खड़े करने की कोशिश की है आनंद जी ने। आनंद जी जवाब सीधी बात है, मैं जवाब देता हूँ, सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। नेमावर की घटना में क्या दोषी सलाखों के पीछे नहीं है? क्या ट्रायल प्रोग्राम सेट नहीं हो गया है? ट्रायल चालू हो गया है कोर्ट के अंदर। आप नीमच की घटना कह रहे हैं, नीमच की घटना होते ही बराबर आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम होता है, उनकी संपत्ति राजपात होती है, उनके मकान पे गिरा दिया जाता है। ये हमारी सरकार में हुआ। नरसिंहगढ़ की घटना पे मेरे मित्र कांग्रेस के नेता क्यों चुप थे? जब इनका जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस का, उसका बेटा सरेआम तलवों में गोली मारने का काम करता है, नरसिंहगढ़ अत्याचार करता है, उसमें एक भी ट्वीट नहीं आएगा, एक भी बात नहीं बोलेंगे। नेमावर में बोलेंगे, और नेमावर के अंदर जो आरोपी है वो उस परिवार को वो कहां से जुड़ा हुआ है? क्या उसके पिताजी कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं रहे? इस पे जवाब दे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम भाजपा कांग्रेस करके बात नहीं करते, आरोपी आरोपी है। समाज में आरोपी को दंड मिलना चाहिए, और आरोपी को दंड उस स्थिति का उस प्रकार का मिलना चाहिए कि जिसको देख के भविष्य में कोई अगर अपराध करने का मन बनाता है तो उसकी रूह कांप जाए। इस तरीके का दंड मध्य प्रदेश में मिले, ऐसा प्रावधान अगर सही करने का काम किया। सिसोदिया जी, एक मिनट, आपके मित्र कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जल्दी से, फिर आप अपनी बात रखिएगा बहुत संक्षेप में। अगर वाकई में रूह कपाने वाले आप फैसले लिए होते ना तो ये घटनाएं सिलसिलेवार नहीं होती। लगातार 15 साल से एक टेप बज रहा है, प्यारी भांजियों, और उसके बावजूद महिला अपराधों में मध्य प्रदेश देश के सबसे ज्यादा अपराध वाले राज्यों की बराबरी कर रहा है। और आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी सत्ता में आप है सर, सत्ता में आप है, कोई हो चाहे किसी पार्टी का। हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे यौन दुराचार और अपराध की पैरवी कर रहे हैं, अपराध के विरोध में, अपराधियों के विरोध में बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। पर आपके नेता जीतू पटवारी जी को भी बोल दीजिए कि वो भी इस तरीके की बात करें। वो इंदौर के अंदर किसी हमारी बहन के साथ दुराचार होता है, और जो दुराचारी है उसको एक भाई कह के बोलते हैं, वो कांग्रेस का भाई हो गया, तो उस बहन के साथ फिर कौन है? उस बहन के साथ तो हम खड़े हैं ना। उस बहन जिसके साथ यौन अपराध हुआ उसके साथ हम खड़े हैं, हर फरियादी के साथ हम खड़े हैं, हम आरोपी के साथ नहीं खड़े। हम आरोपी के पक्ष में रैलियां नहीं करते जैसे आप करते हैं। कठुआ रैप जम्मू कश्मीर का उठा लीजिए, हम आरोपियों के पक्ष में ट्विटर पे दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से बात लिखने का काम किया था, इस प्रकार का हम काम नहीं करते हैं। हम इस देश को के विरोध में नारे लगाने वालों के साथ खड़े नहीं होते हैं, वो आप लोग खड़े होते हैं। आप तय करें कि आप ये जो सोशल मीडिया का रीच 100 बना रहे हैं, इस पर समाज में क्या परोसने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या देखेंगे? क्या आप सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की बात करेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये जो 100 रीच 100 के नाम से प्रोग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम करेगा। आप हम शरद जी देखेंगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आगे बढ़ाऊं। बहुत शुक्रिया करता हूं सिसोदिया जी, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल तो ये है कि अपराधियों को राजनीतिकरण के आधार पर अभियुक्तों को, अपराधियों को ना बांटा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कांग्रेस का आरोपी अपराधी, ये बीजेपी का आरोपी अपराधी, उसका एक ही टैग है, एक ही टैग लाइन है कि उसने एक गलती की है और कन्विक्शन हो गया है उसका, उसको दंड मिला है न्यायालय से, तो वो
घोषित तौर पर पहले आरोपी और फिर अपराधी है। लेकिन ये कानून का काम है और कानून को चिंता करने दीजिए। आप इस पर मत उलझिए कि ये बीजेपी का है, क्योंकि ये सवाल जनता के मन में बहुत भ्रम पैदा करता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग ज़्यादा घातक अपराधी होते हैं। तो आप इस तरह की बयानबाजी में न उलझें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया हैट्रेड का मंच न बने, विद्वेष का मंच न बने, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बना है। भारत भी दुनिया के उन देशों में आया है जिनकी लड़ाई सोशल मीडिया के बड़े आकाओं से हुई है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, क्योंकि पूरी दुनिया में अब लड़ाई सोशल मीडिया के इन बड़े रहनुमाओं से भी है, जो इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो सरकारों को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये मंच ऐसे हैं जो चुनाव को भी प्रभावित करते हैं और करोड़ों करोड़ जनता के अलग अलग देशों की उनके मानस को भी प्रभावित करते हैं। तो कृपया करके देश की दो बड़ी पार्टियों के कर्णधारों पर यह भी जिम्मेदारी है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम से कम इस तरह की राजनीति का मंच न बने जो समाज में विद्वेष और चिंता पैदा करे। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन प्रकाश जी, नमस्कार।